वेव भी बोलते हैं। वैसे अगर वेव की मैं बात करूं, वेव मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी एनर्जी मोशन में है तो उसको हम क्या बोल देंगे, वेव बोल देंगे। एक तरह का ये डिस्टरबेंस, अगर किसी मीडियम में कोई भी डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जो मैकेनिकल वेव है इसको चलने के लिए किसकी जरूरत है, मीडियम की। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। अब बात आती है मीडियम कौन सा, देखो मीडियम कोई भी हो सकता है। मीडियम यहां पर आपका सॉलिड भी हो सकता है, मीडियम यहां पर आपका लिक्विड भी हो सकता है, और मीडियम यहां पर आपका गैस भी हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड या गैस। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है, और मीडियम कोई भी हो, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, मैकेनिकल में और नॉन मैकेनिकल में। अगर आपको पूछे कि इसको किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया, तो इसको हमने वैक्यूम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। एक ऐसी वेव है जो वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है, और एक ऐसी है जो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती। इतनी चीज क्लियर होगी। अब देखो, जो आपका नॉन मैकेनिकल है इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है ये जो वेव है ये आपकी कहां से ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम से, निर्वात से गुजर सकती है। क्लियर हो गया। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले निम्न में से कौन सी वेव वैक्यूम से ट्रेवल करेगी, तो कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर क्या मिलेगा, नॉन मैकेनिकल वेव। इतनी चीज क्लियर होगी। अब एक चीज और देखो, अकॉर्डिंग टू पोलराइजेशन, वेव का पोलराइजेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके अकॉर्डिंग हमने वेव को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है, अकॉर्डिंग टू पोलराइजेशन। तो देखो पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग वेव को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो वेव हमारी होती है लॉन्गिट्यूडनल, कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल, और एक होती है ट्रांसवर्स। तो दो तरह की वेव है हमारी, कौन सी, मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। अब ध्यान देना, देखो जो लॉन्गिट्यूडनल है इसको हम बोलते हैं हिंदी में अनुदैर्ध्य, और इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। कैसे डिवाइड किया मैंने इसको, अकॉर्डिंग टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किया जा सकता है या पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स कौन सी है, ये मैकेनिकल। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका जो नेचर रहेगा ये ऑलवेज कैसा रहेगा, आपका ट्रांसवर्स रहेगा। इसका नेचर कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और ट्रांसवर्स भी हो सकता है। लेकिन जो नॉन मैकेनिकल वेव है ये कैसी रहेगी, ये ऑलवेज आपका ट्रांसवर्स रहेगी। तो ये हमेशा आपकी ट्रांसवर्स रहती है। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है और कौन सी ट्रांसवर्स है। देखो एक चीज बताओ, यहां पर मैकेनिकल को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है या नहीं है, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो मीडियम की जरूरत है तो हम, हमारे पास कोई भी मीडियम है, मान के चलो मेरे पास एक ये मीडियम है, ये मीडियम है, और ये मीडियम के क्या हो गए, मॉलिक्यूल हो गए। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है, देखो यहां पर तो मॉलिक्यूल क्या है, पास पास है, और यहां पर मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर है। जहां पर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं इस पार्ट को हम बोलते हैं रेयर फैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर फैक्शन। और इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, या फिर क्या बोलेंगे, संघनन। ठीक है, यहां पर तो मॉलिक्यूल पास पास हैं और यहां पर क्या है, दूर दूर हैं। जहां पर दूर दूर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेयर फैक्शन, और
जहां पर नजदीक होते हैं उसको बोलते हैं सांद्रण। क्या बोलते हैं? सांद्रण या कंडेंसेशन। क्लियर हो गया? अब मान के चलो ये लोहे की रोड है, मीडियम है कोई भी, मीडियम मान के चलो ये क्या है? आयरन हो गया, लोहा हो गया आपका। ठीक है, मैंने क्या किया, एक लोहे की दूसरी रोड ली और इस तरह से इसको हिट कर दिया। जैसे मैंने इसको हिट किया तो आप एक चीज देखोगे, यहां पर ये लोहे की रोड है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल है, ये किसके मॉलिक्यूल हो गए? आयरन के। अब मैंने जैसे इसको हिट किया, आप एक चीज देख रहे हो, हिट करते ही ये जो मॉलिक्यूल था इसमें जो एनर्जी थी ये किसको ट्रांसफर करेगा? इसको। मतलब ये वाइब्रेट कर रहा था, ये वाइब्रेशन किस में? इसमें वाइब्रेशन, इसमें, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, लास्ट तक वाइब्रेशन आ जाएगा। कहने का मतलब है जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का डायरेक्शन कौन सा है? ये वाला। डायरेक्शन किसका हो गया? वाइब्रेशन का। और वेव भी किस साइड प्रोपेगेट करेगी? इसी साइड प्रोपेगेट करेगी ना। तो ये किसका डायरेक्शन हो गया? प्रोपोगेशन का। तो जब वेव के वाइब्रेशन, सॉरी, वेव के प्रोपेगेशन और पार्टिकल के वाइब्रेशन, पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर यहां तक? क्या बोलेंगे इसको? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सबको क्लियर होगा कौन सी होती है? जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं इसका। इसका एक एग्जांपल है साउंड। जो साउंड है वो हमारी एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। देखो जो ट्रांसवर्स है, इसको समझा रहा हूं एक बार। आपने क्या किया, एक पत्थर का टुकड़ा लिया और उस पत्थर के टुकड़े को किसके अंदर फेंक दिया? पानी के अंदर। जैसे आप उसको पानी के अंदर फेंकोगे तो आप देखोगे पानी के अंदर इस तरह से क्या बन जाएगी? लहर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वेव बन जाएगी। अब एक चीज देखो, पानी ऊपर की ओर हो रहे हैं और नीचे की ओर जा रहे हैं, तो पार्टिकल किस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं? ऊपर नीचे। मतलब ये डायरेक्शन किसका है? पार्टिकल के वाइब्रेशन का। लेकिन एक चीज बताओ, ये डायरेक्शन किसका है? वेव के प्रोपेगेशन का। देखो जैसे आपने पानी के अंदर पत्थर फेंका तो आप देखोगे उसके अंदर पानी ऊपर की ओर जाएगा और नीचे की ओर, यानी कि ये क्या हो रहा है? वाइब्रेशन का डायरेक्शन है। लेकिन वेव किस साइड प्रोपेगेट कर रहा है? इस साइड। तो ये डायरेक्शन किसका है? वेव के प्रोपोगेशन का। तो अगर पार्टिकल के वाइब्रेशन और वेव के प्रोपोगेशन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो ऐसी वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। क्लियर हो गया ये चीज? तो साउंड कौन सी वेव है हमारी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसके एग्जाम्पल हैं ट्रांसवर्स वेव के। देखो मैकेनिकल में ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है वेव इन सी, एस वेव इन अर्थक्वेक। भूकंप में जो एस वेव होती हैं वो भी कौन सी वेव है आपकी? ट्रांसवर्स वेव है। वेव इन सी और एस वेव ये कैसी हैं आपकी? ट्रांसवर्स। तो क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद देखो, ये चीज क्लियर ना? मैंने अभी आपको क्या बताया वेव के बारे में? वेव हमारा दो तरह का है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। कहां से ट्रेवल कर सकती है? वैक्यूम से। नेचर कैसा रहेगा? ट्रांसवर्स रहेगा। अब देखो जो ट्रांसवर्स वेव है इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है
इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो भी ऑनलाइन है। तो देखो एक बार, ट्रांसवर्स वेव की कुछ प्रॉपर्टी हैं वो आपने याद रखनी है। देखो, अगर किसी भी वेव की मैं बात करूं, वेव इस तरह से चलेगा, इस तरह से, ठीक है। ये वेव का डायग्राम है, कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें देखो, पार्टिकल ने जैसे यहां से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा ऊपर। वैसे एक चीज ध्यान रखनी है, देखो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है बीच में, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। अब एक चीज देखो, पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया और इस हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया यहां पर। जैसे यहां पर आएगा तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। ठीक है। और इसके बाद पार्टिकल फिर मीन पोजीशन पे, और उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहां पर। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ट्रफ। ये क्रेस्ट और फिर आगे ट्रफ। क्लियर हुआ क्रेस्ट और ट्रफ के बारे में? कौन सा क्रेस्ट है और कौन सा ट्रफ है? तो अब देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, ये चीज तो क्लियर है सबको। ये मीन पोजीशन है, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ। देखो, पहला जो गुण है, कुछ इसमें एक आएगा, इसमें एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या फिर इसको क्या बोलते हैं? आयाम। ठीक है। देखो, एम्पलीट्यूड होता क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? एम्पलीट्यूड। देखो, जब पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया, कहां आएगा? इस हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यहां से यहां तक का जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, मेन पोजीशन से जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट है, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, या फिर मीन पोजीशन से हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो जो मीन पोजीशन से हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है? हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट टू मीन पोजीशन। लिख लेना, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट टू मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट रहेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड, या फिर क्या बोलेंगे? आयाम। क्लियर हो गया यहां तक? अब एक चीज और देखो, दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी वेवलेंथ। क्या होगी? वेवलेंथ। एक चीज और याद रखनी है, देखो जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड को अगर आप मेजर कर रहे हो तो इसका यूनिट रहेगा, यूनिट भी आपने याद रखना है। एम्पलीट्यूड को हम मेजर करते हैं, अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट रहेगा डीबी, डेसिबल। क्या रहेगा? डेसिबल। क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद देखो, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हिंदी में बोलेंगे तरंग दैर्घ्य। क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ होता क्या है? देखो, दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ, ठीक है, टू सक्सेसिव क्रेस्ट आर टू सक्सेसिव ट्रफ, इनके बीच का जो लेंथ रहेगा, देखो यहां से ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। क्लियर हो गया वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ क्या रहेगा? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट आर ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट आर ट्रफ। दो लगातार
क्रस्ट और ट्रफ या क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। अब ध्यान रखना, देखो एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं ए से, किससे, ए से, और वेवलेंथ को हम डिनोट करेंगे किससे, लैम्बडा से, किससे, लैम्बडा से। क्लियर हो गया यहां तक? और वेवलेंथ आपको पता ही चल गया क्या है। वेवलेंथ का यूनिट बताएगा कोई, क्या होता है, यूनिट बताओ इसका क्या होता है, नहीं पता? देखो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम वैसे तो मापते हैं मीटर के अंदर ही, लेकिन मीटर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इसके इक्विवेलेंट आपकी वेवलेंथ होती है, तो 10 की पावर माइनस 10 क्या होता है, एंगस्ट्रम। क्या होता है, एंगस्ट्रम। ठीक है, क्लियर हो गया? एंगस्ट्रम किसका यूनिट रहेगा, वेवलेंथ का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक मैंने आपको क्या बताया, एम्पलीट्यूड, इसके बाद वेवलेंथ, नेक्स्ट आएगा टाइम पीरियड। इसको बोलते हैं आवर्तकाल, हिंदी में क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। मैं लिख देता हूं एक बार, आवर्तकाल। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड होता क्या है, ये हमारा वेव है, ये यहां से पार्टिकल यहां से चला, कहाँ आया, हाईएस्ट पोजीशन पे, फिर कहाँ आया, मीन पोजीशन पे, फिर ट्रफ पे, और फिर कहाँ है आपका, मीन पोजीशन पे आ गया। इतनी चीज क्लियर हुई? देखो अब अगर मैं इसी चीज को इस तरह से बनाऊं, देखो पार्टिकल ने मीन पोजीशन से चलना शुरू किया, कहाँ आया, क्रेस्ट पे, इसके बाद फिर मीन पोजीशन पे, मतलब यहां से फिर यहां आया, इसके बाद देखो यहां से फिर कहाँ जाएगा, ट्रफ पे, तो इस पोजीशन पे आएगा, और इसके बाद फिर कहाँ जाएगा, मेन पोजीशन पे। तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया, इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गया। यहां से यहां और यहां से यहां तक क्या हुआ, इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक चक्कर को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। यूनिट बताओ इसका क्या होगा, यूनिट क्या रहेगा बताओ, क्या रहेगा, अनु आप बताओ। हाँ, टाइम पीरियड का यूनिट, टाइम, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो ये भी टाइम पीरियड है, तो इसको किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो इसका यूनिट भी क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। क्लियर हो गया? इसका यूनिट सेकंड है। इसका वेवलेंथ का क्या बताया मैंने, वेवलेंथ का एंगस्ट्रम। ठीक है, एम्पलीट्यूड का क्या रहेगा, डेसिबल। क्लियर हो गया? इसके बाद देखो एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी। ये क्यों करवा रहा हूं आपको, क्योंकि अभी मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा स्पेक्ट्रम बताऊंगा। जैसे आपका एक्सरे, गामा रे, तो उसमें किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब आपको वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का, एम्पलीट्यूड का पता होगा, तभी आप उसमें डिफरेंस बता पाओगे कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। देखो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो यहां से यहां तक क्या हुआ था, एक साइकिल कंप्लीट हो गया था। अगर कोई भी वेव है वो एक सेकंड में साइकिल बना रही है, मान के चलो 10 15, एक सेकंड में जितने भी साइकिल बन रहे हैं उसको उसका क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। यानी कि नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकंड, एक सेकंड में जितने साइकिल बन रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकंड। एक सेकंड में जो साइकिल बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को निकालते कैसे हैं, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं 1/t, और यहां पर t क्या है, आपका टाइम पीरियड है।
टी क्या है यहाँ पर? टाइम पीरियड। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद देखो, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया, वेवलेंथ आपको पता चल गया। अब बात आती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी हैं। देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इसका पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सबसे पहले आएगा हमारा गामा रे। इसके बाद आएगा एक्सरे। एक्सरे के बाद आएगा यूवी रे। गामा, एक्सरे, यूवी रे। इसके बाद विजिबल। इसके बाद इंफ्रारेड। इसके बाद माइक्रो, और इसके बाद रेडियो। ठीक है, यही रहेगा। ये स्पेक्ट्रम है आपका पूरा का पूरा। गामा, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है। देखो, अगर मैं वेव की बात करूं तो वेव जो है इस तरह से चलेगी हमारी, इसी तरह से वेव होगी। ठीक है, अब एक चीज बताओ यहां पर, अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। तो साइकिल कहां ज्यादा है? यहां पर ज्यादा दिख रहे हैं, यहां पर ज्यादा दिख रहे हैं। किस साइड है? इस साइड है। नंबर ऑफ साइकिल इस साइड ज्यादा है, तो कहने का मतलब है जो गामा रे है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? गामा की। और गामा से इस साइड जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो लेफ्ट से राइट जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इतनी चीज क्लियर होगी। देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखो, मैंने क्या बताया? फ्रीक्वेंसी। क्या बताया? फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपको बोलूं गामा में और यूवी रे में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? गामा की। किसकी ज्यादा है? गामा की। अगर मैं आपको ये बोलूं विजिबल में और एक्सरे में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? एक्सरे की। ये आप बता दोगे। लेकिन अगर आपको मैं ये बोल दूं कि यूवी रे सीबीए, इसमें से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? जो हमारी यूवी रे है ये 3 तरह की होती है, सीबीए। तो फ्रीक्वेंसी कैसे याद रखोगे? तो देखो, सबसे पहले आती है हमारी यूवी रे सी, फिर आता है बी, और फिर आती है ए। क्लियर हो गया? तो देखो, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा? सी की, फिर किसकी? बी की, और फिर किसकी? ए की। क्लियर हो गया ना? अच्छा, एक्सरे। एक्सरे भी हमारा 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो हार्ड और एक सॉफ्ट। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? हार्ड एक्सरे की। सॉफ्ट की क्या है? कम है। इतनी चीज क्लियर होगी। इसके बाद एक चीज और बताओ, विजिबल। विजिबल रे के अंदर आपको पता है कितने कलर होते हैं? 7 कलर। 7 कलर होते हैं। स्पेक्ट्रम कैसे होता है उसका? विव ग्योर। ठीक है, तो देखो, अगर फ्रीक्वेंसी बोले कौन से कलर की ज्यादा है? वॉयलेट की। और कम किसकी है? रेड की। तो ये इस साइड से अगर इस साइड आओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। माइक इंफ्रारेड, ये है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हिंदी में बोलेंगे अवरक्त किरण। हिंदी में एक बार बता देता हूं, गामा को गामा, एक्सरे को एक्सरे, यूवी रे को पराबैंगनी, विजिबल को दृश्य, इंफ्रारेड को अवरक्त, माइक्रो को माइक्रो, रेडियो को रेडियो बोलते हैं। अब इंफ्रारेड में भी 2 तरह की होती है हमारी। एक होती है नियर और एक होती है फार। FAR, फॉर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है? ये चीज तो क्लियर हो गया। नियर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। इतनी चीज क्लियर होगी। अब एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं वेवलेंथ की,
तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या थे? क्रेस्ट, और इन क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस था इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ये भी क्या है? वेवलेंथ। यहां ये भी क्या है? वेवलेंथ। ये भी क्या है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किसका मैक्सिमम है, इस साइड या इस साइड? वेवलेंथ गामा का ज्यादा है या रेडियो का ज्यादा है? रेडियो का। तो ध्यान रखना, देखो रेडियो का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा रहेगा और गामा का क्या रहेगा? कम रहेगा। क्लियर हो गया? तो इस साइड से इस साइड जाने पर जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होता है? डिक्रीज। क्लियर हो गया? वेवलेंथ किसका मैक्सिमम है? रेडियो का। कम किसका है? गामा का। अच्छा एक चीज और, इसी के अंदर वेवलेंथ के बारे में पता चल गया हमें, फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल गया। एक चीज और रह गई आपकी। हाँ, अगर मैं ये बोलूं जितनी भी आपकी ये रे हैं, एक्स रे, विजिबल रे, अगर इसमें स्कैटरिंग में आपको पूछ लूं, स्कैटरिंग किसका ज्यादा? देखो किसी बुक में आपको इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, स्कैटरिंग नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। ये दो चीज आपको मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, किसका ज्यादा है किसका कम है, ये दिया मिलेगा। अब बात करते हैं स्कैटरिंग किसका ज्यादा है, तो स्कैटरिंग भी किसका ज्यादा है? गामा का। देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका स्कैटरिंग, यानी कि गामा का स्कैटरिंग भी ज्यादा है, और क्या ज्यादा है? गामा की एनर्जी भी ज्यादा है, गामा का रिफ्रैक्शन भी ज्यादा है, और गामा की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। तो देखो ये जो चीजें मैंने लिखी, क्या क्या? स्कैटरिंग, एनर्जी, रिफ्रैक्शन और फ्रीक्वेंसी, ये लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। क्लियर हो गया ना? जो मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट लिखवाया था, गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो गामा की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ स्कैटरिंग, एनर्जी और रिफ्रैक्शन भी ज्यादा है। याद कैसे रखोगे? एस ई आर एफ, सर्फ। ठीक है, SERF, इससे याद रख लोगे, ये ट्रिक है याद करने की। स्कैटरिंग, एनर्जी, रिफ्रैक्शन और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? गामा की। क्लियर हो गया ये चीज? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी कम। अच्छा मेरे को एक चीज और बताओ, मैंने आपको यहां पर बताया कि जो आपकी यूवी रे है ये तीन तरह की है, सी, बी और ए। तो इनमें से पृथ्वी पर कौन सी आती है? जो पैराबैंगनी है ये खतरनाक है, और पैराबैंगनी किरणें ओजोन को क्या करती हैं? खत्म भी करती हैं, ये चीज भी आपको पता है। और पैराबैंगनी किरणों को रोकता भी कौन है? ओजोन रोकता है। ठीक है, ये निर्माण भी करती है और खत्म भी करती है, लेकिन निर्माण ज्यादा करती है और खत्म कम करती है। तो ध्यान रखना, देखो जो आपकी CBA है, इन तीनों में से जो C और B है इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ओजोन। पृथ्वी के सरफेस तक कौन सी आ पाती है? यूवी रे ए, ये अर्थ सरफेस तक आ पाती है। और आपको एक चीज पता है, जो सनलाइट है, सनलाइट से ही हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी किससे मिलेगा? यूवी रे से। कौन सी यूवी रे से? ए से। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहले हम करते हैं, ये सारी हमारी जो स्पेक्ट्रम है ये क्लियर होगा सबको। इसके बाद देखो सबसे पहले आएगा हमारा, हर एक के बारे में डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहले गामा रे के बारे में। तो ये बताओ गामा रे की खोज किसने की है? हु डिस्कवर गामा रे? किसने किया? हेनरी बेकुरल, रदरफोर्ड, पॉल विलार्ड या रोंटजन? नहीं पता? देखो कई बुक में आपको हेनरी बेकुरल मिलेगा,
तो अपने हेनरी बेकरल नहीं लगाना, क्या लगाना है? पॉल विलार्ड। तो गामा रे की जो खोज है ये किसने की है? पॉल विलार्ड ने। गामा रे की खोज किसने की? पॉल विलार्ड ने। बात आता है जो गामा रे है, जैसे विजिबल है, विजिबल तो किसी भी लाइट के सोर्स से आ जाएगा आपका, बल्ब से, बैटरी से, ठीक है, या फिर सूर्य से। गामा रे कहां से निकलती हैं? तो इसका जो सोर्स है, अगर मैं सोर्स की बात करूं तो इसका जो सोर्स रहेगा वो रहेगा कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के फिजन या फ्यूजन। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का फिजन या फ्यूजन से क्या बनेगी? गामा रे बनेगी। गामा रे कहां से निकलती है? किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के फिजन या फ्यूजन से। अब बात आती है इसके यूज की। सोर्स हमें पता चल गया, डिस्कवरी हमें पता चल गई। इसके यूज की बात आती है, यूज किस, यूज कहां कहां है इसका? तो यूज देखो, पहला यूज, पहला जो यूज है गामा रे का, ये है आपका पेट स्कैन में। किसमें? पेट स्कैन। पेट स्कैन क्या होता है? पोजीशन एमिशन टोपोग्राफी। पोजीशन एमिशन टोपोग्राफी। पेट स्कैन में किसका यूज है? गामा रे का। पेट स्कैन मतलब पोजीशन एमिशन टोपोग्राफी। क्लियर? इसके बाद देखो, एक यूज है इसका कैंसर ट्रीटमेंट में। कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका यूज करते हैं? गामा रे का। नंबर 3। नंबर 3 है आपका फूड प्रिजर्वेशन। खाने को सुरक्षित रखने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो पेनेट्रेबल पावर है वो क्या है? सबसे ज्यादा। वेदन क्षमता क्या है? सबसे ज्यादा है। किसकी? गामा किरणों की। गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे ज्यादा है। एक्सरे, इंफ्रारेड, विजिबल, इन सब में गामा रे की सबसे ज्यादा है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद आएगा एक्सरे। इनको हम एक्स किरणें बोलते हैं। जो एक्सरे है इसकी खोज की है रॉन्टजन ने। किसने की है? रॉन्टजन। रॉन्टजन ने रॉन्टजन ने किसकी खोज की है? एक्सरे की। अब इसका यूज देखो, वैसे ध्यान रखना, देखो जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, इनको हम डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर सकते। विजिबल रे है, इसको हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती हैं, लेकिन गामा रे को हमारी आंखें डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर सकती। इसके लिए किसकी जरूरत होगी? फोटोग्राफिक फिल्म की। तो एक पॉइंट नोट कर लेना उसमें, सॉरी, गामा रे में डिटेक्टर, डिटेक्टर जो रहेगा वो रहेगा फोटोग्राफिक फिल्म। क्या रहेगा? फोटोग्राफिक फिल्म। और एक काउंटर है स्किंटिलेशन काउंटर। स्किंटिलेशन काउंटर गामा रे को काउंट करता है कितनी गामा रे हैं। एक्सरे का यूज देखो, यूज जो है इसका, एक तो है सीटी स्कैन में। सीटी स्कैन के अंदर, कैट स्कैन के अंदर। कैट स्कैन, सीटी स्कैन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है इनके अंदर। कैट स्कैन हो गया, सीटी स्कैन हो गया, और लिखो टू स्टडी मोलिकुलर स्ट्रक्चर।
मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को जांचने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्सरे का। क्लियर हो गया? और कहा? और इसका यूज करते हैं मेडिकल लाइन में। ठीक है, एक्सरे। जैसे किसी को चोट वगैरह लग गई, मतलब हड्डी वगैरह टूट गई, तो उसका एक्सरे हम किससे करते हैं? एक्सरे करेंगे। एक्सरे जो है ये हमारे स्किन को तो भेज सकती है, लेकिन हड्डी को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, हड्डी के आर पार नहीं जा सकती। इसीलिए इसी कारण मतलब उससे फ्रैक्चर का पता लग जाता है, फ्रैक्चर कहाँ पर है। एक्सरे हो गया, गामा हो गया, इसके बाद कौन सा आएगा? यूवी रे। यूवी रे, पराबैंगनी किरणें। देखो जो पराबैंगनी किरणें हैं, इसकी खोज किसने की है? रिटर ने। किसने की है? रिटर ने। और जो पराबैंगनी किरणें हैं, एक तो इसका यूज करते हैं हम आरओ के अंदर। किसके अंदर? आरओ के अंदर। बैक्टीरिया को खत्म करने में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। आरओ के अंदर एक बल्ब लगा होता है जिससे पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। ठीक है। या फिर आपने एक गांव के अंदर अगर आपने पानी की टंकी देखी हो, तो उसमें पानी की टंकी के पास तालाब मिलेंगे 3-4 आपको। तालाब में पानी पहले क्यों रखा जाता है? क्योंकि सूर्य से क्या आएगी? पराबैंगनी किरणें आएंगी, और उसमें जो बैक्टीरिया होंगे उसको वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो बैक्टीरिया को खत्म करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? यूवी रे का। क्लियर हो गया? इसके बाद एक चीज और, विटामिन डी के संश्लेषण में, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का। इसके बाद यूवी रे के बाद आएगा नेक्स्ट, इसके अंदर आएगा हमारा विजिबल। अगर मैं विजिबल की बात करूं तो देखो, विजिबल की खोज किसी ने नहीं की, सभी को पता है ये विजिबल है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे न्यूटन साहब, न्यूटन साहब ने क्या बताया था? जो स्पेद लाइट है ये आपकी 7 कलर से मिलकर बनी है। ठीक है। और भी कई चीजें इसमें दी थी, तो इसकी जो खोज है वो हम क्या लिखेंगे? न्यूटन ने। किसने की है? न्यूटन ने। यूज कहाँ है? एक तो यूज है इसका लाईफाई के अंदर, एक होता है वाईफाई और एक होता है लाईफाई। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, और लाईफाई होता है लाइट फिडेलिटी। क्या होता है? लाइट फिडेलिटी। तो लाईफाई एक नई टेक्निक है, अब इंडिया के अंदर नहीं आई है। इसमें किसका यूज हो रहा है? विजिबल रे का। लेजर के अंदर भी किसका यूज होता है? विजिबल रे का। लाईफाई में, लेजर में, विजन में। देखने में, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो किसकी वजह से? विजिबल लाइट की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आएगा लाईफाई, लेजर, विजन। लाईफाई हो गया, लेजर हो गया, विजन हो गया। इसके अलावा यूज बताओ विजिबल लाइट का। जितने भी प्लांट हैं अपना खाना खुद तैयार करते हैं, और कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में, जो फोटोसिंथेसिस है वो भी किससे? विजिबल लाइट से। और फोटोसिंथेसिस में कोई भी प्लांट है वो अपना खाना खुद तैयार करता है, ये चीज सबको पता है। और अपने खाने में क्या बनाएगा वो? स्टार्च। किसका फॉर्मेशन करता है? यानी कि इस फोटोसिंथेसिस के अंदर किसका निर्माण होता है? स्टार्च का। और इसी स्टार्च को हम क्या बोलते हैं? प्लांट फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट फूड। ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्लांट फूड किसको बोलते हैं? स्टार्च को। ये प्लांट फूड है।
प्लांट में जो एनर्जी स्टोर रहती है वो किसके रूप में स्टोर रहती है? स्टार्च के रूप में। और हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर रहेगी वो किसके रूप में रहेगी? ग्लूकोज या ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन के रूप में। ध्यान रखना, देखो ये लिख लेना चाहिए। प्लांट में एनर्जी किस रूप में स्टोर रहेगी? स्टार्च के रूप में। एनिमल में या मनुष्य में किस रूप में रहेगी? मनुष्य में रहेगी ग्लाइकोजन के रूप में। कहां पर? लीवर में। हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है लीवर में, और प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर होगी कहां पर? या तो फ्रूट्स के अंदर, या लीव्स के अंदर, या फिर स्टेम में। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की जो खोज है वो किया हर्शेल ने। किसने किया है? हर्शेल। हर्शेल ने इंफ्रारेड की खोज की है। और इंफ्रारेड का जो यूज है नाइट विजन कैमरों में, जितने भी नाइट विजन कैमरे हैं सबके अंदर क्या है? इंफ्रारेड है। नाइट विजन कैमरे मतलब जैसे इस रूम के अंदर ये लाइट है और कैमरे लगे हुए हैं, अगर लाइट को मैं ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति है, जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो उस कैमरे के अंदर क्या है? दिखाई देगा। क्योंकि इस कैमरे के अंदर साइड में इस तरह से छोटे छोटे बल्ब होते हैं। ठीक है, और इन बल्ब से कौन सा रे आएगा? इंफ्रारेड। क्लियर हो गया? दूसरा, सेंसर सिस्टम के अंदर, सेंसर सिस्टम, अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आपने कहीं भी कॉल किया, मोबाइल को ऐसे ऑन किया और जैसे आप कान के पास लेके जाओगे तो मोबाइल की लाइट क्या हो जाएगी? एकदम से ऑफ हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ है? सेंसर लगा हुआ है। तो सेंसर सिस्टम में भी क्या होता है? इंफ्रारेड। या कभी बैंक में गए हो, बैंक के अंदर आपने देखा होगा एक स्ट्रोंग रूम होता है जिसमें सारा का सारा अमाउंट रखा होता है, जितना पैसा है, ज्वेलरी है, वही वहीं पर रखी होती है स्ट्रोंग रूम के अंदर। उस स्ट्रोंग रूम के ऊपर एक सेंसर लगा दिया जाता है। अगर 5 बजे के बाद उस स्ट्रोंग रूम के अंदर कोई भी व्यक्ति जाता है, उसके सामने मतलब स्ट्रोंग रूम के सामने कोई भी व्यक्ति जाता है, तो बैंक के ऊपर एक सायरन लगा होता है, वो सायरन बजने लग जाता है। और सायरन बजेगा तो आपको पता है वहां पर उसी टाइम क्या आ जाएगी? पुलिस आ जाएगी। तो जो सेंसर सिस्टम है सब में, सॉरी सेंसर, सेंसर सिस्टम, सेंसर, ठीक है, सेंसर सिस्टम में, नाइट विजन कैमरों में। और देखो इसके अलावा टीवी रिमोट, टीवी का जो रिमोट है, टीवी के रिमोट में भी किसका यूज है? इंफ्रारेड का। एक चीज और, इंफ्रारेड इसका यूज करते हैं जैसे चोट लग गई हमारा, मतलब चोट लगने पर हम क्या करते हैं? घर पे सिकाई करते हैं। तो सिकाई करने के लिए हॉस्पिटल में किसका प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड से सिकाई की जाती है। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा कोहरा है और कोहरे में आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो फोटो साफ नहीं आएगी, लेकिन अगर उसी कोहरे में आप किसका प्रयोग कर रहे हो? इंफ्रारेड का, तो फोटो क्या आएगी? साफ आएगी। तो दूसरा इसका यूज है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में भी किसका यूज है? इंफ्रारेड का। फोटोग्राफी में टीवी रिमोट, सेंसर सिस्टम, नाइट विजन कैमरा। और एक चीज और याद रखनी है, ये जो इंफ्रारेड है जहां पर भी पड़ेगी वहां का टेम्परेचर क्या कर देगी? बढ़ा देगी। इंफ्रारेड जहां भी पड़ेगी वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। यानी कि अगर आप धूप में खड़े होते हो, धूप में खड़े होने से आपके शरीर गर्म हो जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट धूप में रखा है वो गर्म हो जाता है, किसकी वजह से? इंफ्रारेड की वजह से। किसकी वजह से? इंफ्रारेड की वजह से। तो इसके बाद आपका रह गया माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। जो मैंने आपको वेव वाला टॉपिक करवाया है इसमें किसी को डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बताओ। अगर डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। थैंक यू।